सीरीज की शुरुआत होती है एक सिनेमा हॉल से, जहां एक छोटा सा लड़का मैटी क्लेमेंस बिना टिकट लिए चुपके से मूवी देख रहा होता है। लेकिन उसे हॉल का एक एम्प्लॉय देख लेता है। जैसे ही मैटी क्लेमेंस की नजर उस पर पड़ती है, वो तुरंत भाग निकलता है। वो बाहर जाकर एक जगह छुप जाता है, लेकिन उसे वहां एक छोटी लड़की रॉनी ग्रोगन देख लेती है। थोड़ी देर बाद वो एम्प्लॉय रॉनी के पास आकर मैटी के बारे में पूछता है, पर रॉनी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। तब मैटी वहां से फिर से भाग जाता है। बाहर काफी ज्यादा ठंड थी। थरथराते हुए मैटी एक गुजर रही गाड़ी से लिफ्ट मांगता है। गाड़ी में एक फैमिली थी, एक कपल और उनके 2 बच्चे, एक लड़का रे और एक लड़की एलिन। वो फैमिली मैटी पर दया करके उसे लिफ्ट दे देती है। सफर के दौरान वो लोग मैटी से उसके घर का एड्रेस पूछते हैं। मैटी धीरे से कहता है, कहीं भी ले चलो, बस डेरी नहीं। फैमिली कहती है, हम लोग तो पोर्टलैंड जा रहे हैं, तुम्हें भी ले चलते हैं। मैटी तुरंत हाँ कर देता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उन लोगों का बिहेवियर बदलने लगता है। छोटी लड़की एलिन कार में रखे एक बॉक्स को खोलती है, जिसके ऊपर लिखा होता है लिवर, और फिर सबके सामने वो उस बॉक्स के अंदर से कलेजे का टुकड़ा उठाकर खाने लगती है। उसके हाथ में खून लग जाता है और वो खून से भरा हाथ मैटी की तरफ बढ़ाती है। तभी गाड़ी पोर्टलैंड जाने के बजाय फिर से डेरी की तरफ मोड़ ली जाती है। मैटी ये सब देखकर घबरा जाता है और कार रोकने की कोशिश करता है। जब वो स्टीयरिंग हैंडल घुमाने की कोशिश करता है, तब गलती से उसका हाथ उस औरत के पेट पर लग जाता है। वो औरत प्रेग्नेंट थी। अचानक उसके पेट में हलचल होने लगती है और सब लोग एक साथ चीखने लगते हैं, आउट आउट आउट। फिर उस औरत की डिलीवरी हो जाती है, लेकिन उसके पेट से एक बेबी नहीं, बल्कि एक मॉन्स्टर जैसा बैट विंग क्रिएचर निकलता है। वो क्रिएचर कार के अंदर इधर उधर उड़ने लगता है। मैटी डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन उसे और भी शौक तब लगता है जब वो फैमिली बिल्कुल शांत होती है, जैसे उन्हें ये सब पहले से पता था। फिर वो क्रिएचर मैटी को देख लेता है और तुरंत उस पर अटैक कर देता है। हमें अंदर का सीन नहीं दिखाया जाता, लेकिन सब कुछ देखकर लगता है कि उस क्रिएचर ने मैटी को मार दिया। कैमरा धीरे धीरे मूव करता है एक टनल की तरफ, और स्क्रीन पर सीरीज का टाइटल दिखाई देता है, वेलकम टू डेरी। ये वही टनल है जो हमने दोनों आईटी मूवीज में भी देखी थी। उसके बाद स्टोरी 4 महीने आगे बढ़ जाती है। अप्रैल 1962 में अब हमें सीरीज के मेन लीड मेजर लेरॉय हैनलॉन से मिलाया जाता है, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर है। वो अपने दोस्त पॉली रूसो के साथ डेरी एयरबेस पहुंचते हैं, जहां उन्हें रिसीव करने के लिए कर्नल फुलर मौजूद होते हैं। पॉली कर्नल से एक जगह के बारे में पूछते हैं, लेकिन कर्नल ज्यादा कुछ नहीं बताते। वो सिर्फ इतना कहते हैं, दैट्स अ स्पेशल प्रोजेक्ट। फिर सीन शिफ्ट होता है डेरी हाई स्कूल की तरफ, जहां लिली बैनब्रिज को कुछ बच्चे मिलकर बुली कर रहे होते हैं। लेकिन तभी लिली की दोस्त मार्ज वहां आ जाती है और उसे बचा लेती है। कैमरा फिर मूव होता है टैडी और फिल पर। फिल को लगता है कि किसी एलियन ने अर्थ पर अटैक कर दिया है और वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। इसी वजह से एयरबेस पर इतनी हलचल मची हुई है। एयरबेस पर मेजर लेरॉय हैनलॉन अपनी जूनियर टीम से मिलते हैं। सारी टीम मेंबर्स उन्हें रिस्पेक्ट के साथ सल्यूट करते हैं, लेकिन एक एयरमैन मास्टर्स उन्हें सैल्यूट करने से इनकार कर देता है। मेजर हैनलॉन सीधा मास्टर्स के पास जाकर शांति से उससे बात करते हैं। तभी वहां जनरल शॉ आ जाते हैं। वो मास्टर्स को कोर्ट मार्शल की धमकी देते हैं और मजबूरन मास्टर्स को मेजर हैनलॉन को सल्यूट करना पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है फिल और टैडी के रूम में। टैडी अपना होमवर्क कर रहा होता है, लेकिन फिल खिड़की से छुपकर मिस जॉनसन को कपड़े बदलते हुए देख रहा होता है। लेकिन उस वक्त एक बिल्ली आकर मिस जॉनसन को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे वो कपड़े बदलने से रुक जाती है। थोड़ी देर बाद टैडी मैटी का जिक्र करता है, जो अब 4 महीने से गायब है। फिल तुरंत उसे रोकता है और कहता है, उसके बारे में बात करके कुछ नहीं बदलेगा, हमारी बातें उसे वापस नहीं ला सकती। टैडी धीरे से कहता है, लेकिन किसी को उसकी बॉडी भी तो नहीं मिली। उसके चेहरे पर अभी भी गिल्ट साफ दिख रहा था, क्योंकि जिस दिन मैटी गायब हुआ था उस दिन मैटी का बर्थडे था, और उस दिन टैडी और फिल दोनों उसका बर्थडे भूल गए थे। सीन कट होता है लिली के घर पर। लिली नहाने के लिए बाथरूम जा रही होती है। तभी उसकी नजर अपने ब्रेसलेट पर पड़ती है। ब्रेसलेट देखते ही उसे मैटी की याद आने लगती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक दिन मैटी लिली को फिल और टैडी के सीक्रेट हैंग आउट प्लेस पर ले जाता है। वहां से
दोनों न्यू ईयर फायरवर्क्स देख रहे होते हैं। मैटी लिली से कहता है, ये जगह सिर्फ हम दोनों के बीच का सीक्रेट है, इसके बारे में और किसी को मत बताना। फिर मैटी लिली से पूछता है, तुम्हारे डैड के साथ उस दिन क्या हुआ था? लिली उदास होकर बताती है कि एक दिन वो फैक्ट्री में कुछ भूल गई थी। उसके पापा वो लेने वापस उस फैक्ट्री के अंदर गए, लेकिन वहां उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। लिली अपने आप को उस एक्सीडेंट के लिए ब्लेम करती है। मैटी उसे समझाता है, अपने आप को दोष मत दो लिली, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। दोनों फिर फायरवर्क्स देखने लगते हैं। मैटी धीरे से उसके पास आता है, जैसे उसे किस करना चाहता हो, लेकिन लिली पीछे हट जाती है और सॉफ्टली कहती है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। लिली की मॉम उसके रूम में आती है और कहती है, चलो तुम्हारे डैड की कब्र पर चलना है, लेकिन लिली जाने से मना कर देती है। उसके बाद लिली को बाथटब के पास एक हल्का सा गाना सुनाई देता है। वो ध्यान से सुनती है और उसे लगता है जैसे ये गाना मैटी गा रहा हो। वो रोकर बोलती है, मैटी जहां भी हो प्लीज घर लौट आओ। तभी अंदर से मैटी की आवाज आती है, ये मुझे आने नहीं देगा। और फिर पाइप के अंदर से किसी की उंगली बाहर आ जाती है। ये देखकर लिली के होश उड़ जाते हैं। वो चीख कर पीछे हट जाती है। अगला दिन लिली स्कूल में अपनी दोस्त मार्ज को पूरी बात बताती है। मार्ज उसे समझाती है, ये सब किसी और को मत बताना, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। ये बात सुनकर लिली गुस्सा हो जाती है और मार्ज को बुरा भला कह देती है। तभी फिल और टैडी साइकिल पर जा रहे होते हैं और उन्हें लिली मिल जाती है। लिली उन दोनों को भी वही पूरी कहानी बताती है, कैसे मैटी ने उसे सीक्रेट प्लेस दिखाई थी और कैसे उसने उसकी आवाज दोबारा सुनी, लेकिन उन दोनों को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। सीन कट होता है मेजर हैनलॉन की तरफ, जो जनरल शॉ के ऑफिस में मिलने आते हैं। शॉ बताते हैं कि उन्होंने मास्टर्स को टॉयलेट ड्यूटी पर भेज दिया है। दोनों फिर अपने बीच के पुराने दिनों और पर्सनल बातों पर डिस्कशन करने लगते हैं। फिर हमें टैडी की फैमिली दिखाई जाती है, जो बहुत ज्यादा रिलीजियस होती है। रात के खाने के बाद टैडी अपने पापा से एक सवाल पूछता है, डैड क्या कोई एक बच्चे को किडनैप करके अंडरग्राउंड सीवेज में छुपा कर रख सकता है? ये सुनते ही उसके पापा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, अपनी काल्पनिक बातों से दूर रहो टैडी, ये सब बचपना है। उस रात टैडी अपने रूम में कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। अचानक उसकी लाइट अपने आप ब्लिंक करने लगती है, फिर बंद हो जाती है। टैडी जैसे ही लाइट ऑन करता है, उसके सामने टेबल लैंप पर एक चेहरा सा बन जाता है, एक अजीब, ठंडा और डरावना फेस। उसे देखकर वो दहशत में आ जाता है। अगली सुबह टैडी ये सब बात लिली और फिल को बताता है। पहले तो वो मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी यकीन होने लगता है कि कुछ तो गलत है। तीनों मिलकर लाइब्रेरी जाते हैं, जहां वो पुराने न्यूज़पेपर्स पढ़ने लगते हैं, ताकि मैटी के मिसिंग केस के बारे में कुछ पता चल सके। बेबी सिटर न मिलने के कारण फिल की छोटी बहन सूजी भी उनके साथ होती है, जो तीनों को हर वक्त तंग कर रही होती है। तभी उन्हें एक पुराना न्यूज़पेपर मिलता है, जिसमें मैटी के मिसिंग होने की खबर होती है। उसमें लिखा होता है कि लास्ट टाइम मैटी को थिएटर एम्प्लॉय की बेटी रोनी ने देखा था। तीनों तुरंत रोनी से मिलने जाते हैं। रोनी उन्हें मैटी का नाम लेने से मना करती है, क्योंकि पुलिस पिछले 4 महीने से उस और उसकी फैमिली से बार बार सवाल करके उन्हें परेशान कर रही होती है। लेकिन जाते जाते जब टैडी उस बाथटब वाले गाने का जिक्र करता है, तो रोनी रुक जाती है और उन्हें वापस बुला लेती है। फिर वो बताती है, मैंने भी वही गाना सुना था। सीन शिफ्ट होता है मेजर हैनलॉन पर, जो सोने जा रहे होते हैं। तभी 3 आदमी मास्क पहनकर उन पर हमला कर देते हैं। वो तीनों मिलकर हैनलॉन को मारने लगते हैं और उनमें से एक हैनलॉन से पूछता है, उस रॉकेट के स्पेक्स बताओ जो तुम उड़ाने वाले थे। हैनलॉन साफ मना कर देता है। तब वो लोग उन पर गन तान देते हैं, लेकिन हैनलॉन फिर भी कुछ नहीं बोलता। जैसे ही वो लोग ट्रिगर दबाने जा रहे होते हैं, वहां पॉली आ जाता है। उनका ध्यान पॉली की तरफ जाता है और इसी पल का फायदा उठाकर हैनलॉन उन पर पलटवार कर देता है। एक जबरदस्त फाइट होती है और वो तीनों लोग भाग जाते हैं। अब सीन वापस उन बच्चों पर आता है। टैडी, लिली, फिल और छोटी सूजी फिर से उसी सिनेमा हॉल में जाते हैं और वहीं से मूवी छुपकर देखने लगते हैं। रोनी प्रोजेक्टर चला रही होती है। लिली और टैडी अभी भी अपने आप को मैटी के गायब होने के लिए दोषी मान रहे होते हैं, लेकिन फिल उन्हें समझाता है, अपने आप को ब्लेम मत करो। तीनों उदास होकर मैटी को याद करते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मूवी शुरू होती है और बैकग्राउंड में वही गाना बजता है जो लिली ने बात टब में सुना था। कैमरा धीरे धीरे स्क्रीन के अंदर जूम करता है और हम देखते हैं मैटी वहां है। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा होता है
मूवी में उसके साथ वही फैमिली भी होती है जिन्होंने उसे लिफ्ट दी थी। बच्चे मैटी को स्क्रीन के अंदर से चिल्लाकर कहते हैं, मैटी बाहर आ जाओ। मैटी उनकी तरफ देखकर कहता है, तुम तीनों ने मुझसे झूठ बोला, तुम लोगों की वजह से ही मैं यहां हूं। ये कहकर वो एक क्रीपी स्माइल देता है। तभी वही बैट विंग क्रिएचर जो सीरीज के शुरुआत में उस औरत के पेट से निकला था, अब थिएटर के पर्दे के अंदर से बाहर आ जाता है। वो क्रिएचर उन बच्चों पर हमला कर देता है। सब लोग चीख कर भागने लगते हैं। क्रिएचर टैडी को पकड़ लेता है और उसे बीच से फाड़ देता है। फिर वो फिल पर अटैक करके उसे भी मार देता है और उसकी छोटी बहन सूजी को भी नहीं छोड़ता। तभी रॉनी वहां आकर लिली को खींचकर बचा लेती है और थिएटर का रूम अंदर से लॉक कर देती है। लेकिन लिली के हाथ में सूजी का कटा हुआ हाथ आ जाता है। उसे देखते ही लिली चीख पड़ती है और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। एपिसोड 2 थिएटर के इंसिडेंट के बाद से स्टार्ट होता है। लिली नाइटमेयर से उठती है। एक पल को लगता है सब इमेजिनेशन था, पर जैसे ही होश में आती है वो समझ जाती है कि कल रात जो हुआ वो सच था। पुलिस हैंक ग्रोगन के अपार्टमेंट को सराउंड किए बैठी है, कन्विंस्ड कि मिसिंग किड्स का लिंक उसी से है। अंदर हैंक की मां रैंडम बकबक कर रही होती है और हैंक रॉनी को टाइट होल्ड करके बैठा है। रॉनी जो कि डरी हुई है। दूसरी तरफ हन्नो फैमिली रियूनाइट होती है। शार्लेट और उसका बेटा विल फाइनली लेरॉय के पास डेरी आ जाते हैं। विल अपने नए रूम को लेकर बहुत एक्साइटेड है, लेकिन टाउन की स्ट्रेंज वाइब उस एक्साइटमेंट को और बना देती है। लेरॉय उसे टेलीस्कोप देता है, मस्ती में बोलता है कि इससे नेबर्स को स्पाई करना। स्कूल में सोशल टेंशन और ज्यादा बढ़ रहा है। मार्ज डेस्परेटली पॉपुलर गर्ल्स के साथ फिट होना चाहती है और दूसरों को मॉक करना स्टार्ट कर देती है। विल का पहला डे रफ होता है। एक प्रैंक उसे सबके सामने एम्ब्रेस कर देता है। सिर्फ रिच नाम का एक लड़का उसे थोड़ी हेल्प देता है। इधर लेरॉय को एक डिस्टर्बिंग ट्रुथ मिलता है। जिस मास्टर्स ने उस पर अटैक किया था वो फॉरेन एजेंट नहीं बल्कि एक लोकल रेसिस्ट सोल्जर था जो अपनी ही हेड में काम कर रहा था। उस रात रॉनी का ट्रॉमा एक हॉरिफाइंग विजन में बदलता है। उसका बेड जैसे स्किन की तरह कसने लगता है। पानी भर जाता है। पानी में से उसकी डेड मदर की डरावना फॉर्म निकल कर आती है। रॉनी को उसकी डेथ और मिसिंग चिल्ड्रन के लिए ब्लेम करती हुई एक अम्बिलिकल कॉर्ड उसे एक मॉन्स्टर्स टूथड येलो आइड कैविटी की तरफ खींचने लगता है। हैंक के रूम में घुसते ही सब वैनिश हो जाता है। सिर्फ डरी हुई रॉनी बची रहती है। आर्मी साइड में हैलरन और 2 ब्लैक ऑफिसर्स अपनी इंटेरोगेशन की फ्रस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। लोकल पुलिस उन्हें इग्नोर करके सीक्रेटली मॉनिटर करती रहती है। नेटिव लैंड की डिग साइट पर हैलरन की हेल्थ और वर्स होती जा रही है। मिलिट्री पिछले महीनों से डेरी के नीचे किसी एंशिएंट एनर्जी को ट्रेस कर रही है। स्कूल में लिली रॉनी को कन्फाइड करती है, पर यह भी बोलती है कि वो ट्रुथ नहीं बताएगी। उसको डर है कि उसकी प्रीवियस साइकेट्रिक स्टे की वजह से लोग उसे वापस ले जाएंगे। पुलिस सडनली लिली को स्कूल से ले जाती है। चीफ क्लिंट बावर्स उसके स्टेटमेंट्स को ट्विस्ट करता है। उसका डर उसे वीक बना देता है। प्रेशर में लिली ब्रेक हो जाती है और हैंक अरेस्ट हो जाता है। रॉनी हर्ट और डिसपॉइंटेड होकर बाद में उसका सामना करती है। बेस में लेरॉय मास्टर्स को वेपन संभालते देखकर ही पकड़ लेता है कि ये सब स्टेज था। जनरल शो बता देता है कि पूरा अटैक उसने प्लान किया था, सिर्फ लेरॉय की करज टेस्ट करने के लिए। शॉ एक सीक्रेट प्रोग्राम के लिए रिक्रूट करता है और एक हिडन विंग में ले जाकर सच बताता है। सोवियट्स और बाकी सभी भी डेरी के नीचे दबी एक एंशिएंट फियर बेस्ट फोर्स ढूंढ रहे हैं। यूएस चाहता है पहले मिले। लिली का अनस्टेबल माइंड कंप्लीटली शैटर होने लगता है। स्टोर में उसे विस्पर सुनाई देते हैं। आइल्स ट्विस्ट हो जाती है। सीरियल बॉक्सेस पर डेट फ्रेंड्स के फसेस दिखते हैं। पिकल जार में उसके फादर का रॉटन फ्लोटिंग हेड म्यूटेट होकर क्रॉल करने लगता है। जब वो रियलिटी में लौटती है लोग उसे शॉक में घूर रहे होते हैं। ये इंसिडेंट उसे सीधा जुनेपर हिल पहुंचा देता है। रात को डिग साइट पर बारिश में एक 1930 की बेरीड कार मिलती है। अंदर डजन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स होते हैं। मिलिट्री को लगता है वो फाइनली डेरी के नीचे छुपे एंशिएंट फियर के सोर्स के बिल्कुल करीब आ गए हैं। बिना समझे वो क्या जगा रहे हैं ये उन्हें नहीं पता है। एपिसोड 3 शुरू होती है मिड 30 में। मेले में छोटा फ्रांसिस शॉ हॉल ऑफ मिरर्स में भटक जाता है। अंधेरे में उसे एक आंख वाला आदमी उसे डराता है और फ्रांसिस डरकर अपने फादर के पास भाग जाता है। फादर उसका मजाक उड़ाता है लेकिन उसे एक स्लिंग शॉट दे देता है जो उसने जीता था। घर लौटते वक्त उनकी कार खराब हो जाती है और वहां उनकी मुलाकात एक नेटिव लड़की रोज से होती है जो पानी बेच रही होती है। फ्रांसिस स्लिंग शॉट उसे दे देता है और बाद में लोकल किड्स के साथ खेलने लग जाता है। जब वो अकेला जंगल में चला जाता है रोज उसके पीछे आने से मना कर देती है। जंगल के अंदर किसी चीज का उसे डर है। फ्रांसिस को
जल्दी समझ आ जाता है। वही एक आंख वाला आदमी वापस आता है, इस बार मॉन्स्टर शेप में, लंबे दांतों की लाइंस के साथ। रोज एक पत्थर से उस क्रिएचर को मारकर फ्रांसिस को बचाती है। ट्री लाइन पर पहुंचते ही वो शैतान मॉन्स्टर पीछे हट जाता है। प्रेजेंट में लिली जुनिपर हिल पहुंचती है, जहां पेशेंट की अजीब सी आवाजें उसे डिस्टर्ब करती है। एक हाउसकीपर उसे बताती है कि वो मानता है कि लिली ने सच में कुछ इम्पॉसिबल देखा होगा और उसे रॉनी के साथ सब ठीक करने को कहती है। इधर चीफ बावर्स हैंक को इंटेरोगेट कर रहा होता है। बोलता है कि किसी ने स्टेटमेंट साइन किया है कि हैंक मर्डर नाइट पर बाहर था, मिलिट्री डिग साइट पर, जिसमें कॉल मिली थी। वो 1935 के एक गैंग की निकली, पर वो एनर्जी सोर्स नहीं जिसे आर्मी ढूंढ रही है। हैलोरान अपने साइकिक विजन से स्ट्रगल कर रहा है और इंसिस्ट करता है कि उसे सोर्स के बिल्कुल ऊपर होना होगा। शो उसे हेलीकॉप्टर में लेरॉय और रूसो के साथ भेजता है। उसके हाथ में एक पुराना सिगार बॉक्स है, अंदर वही स्लिंगशॉट जो फ्रांसिस ने रोज को दिया था। हैलोरान उसे टच करते ही ट्रांस में चला जाता है। पानी उसके नीचे भरने लगता है और वो अपने आप को सीवर में पेनीवाइज के सर्कस वैगन के सामने पाता है। अंदर ग्लोइंग आइज और फ्लोटिंग कॉप्सेस का माउंट, जिसमें उसकी ग्रैंडमदर भी होती है। एंटिटी पूछती है, हु आर यू? रियलिटी में हैलोरान हेलीकॉप्टर का रियर हैच खोल रहा होता है, पर लेरॉय उसे बचा लेता है। जमीन पर लौटकर हैलोरान शॉ को वार्न करता है कि डेयरी के नीचे जो चीज है उसने उसे देख लिया है और डिक को कंटिन्यू करना डिजास्टर होगा। लिली स्कूल आकर रॉनी से कंफ्रंट करती है, कहती है वो पुलिस को सच बोल देगी, पर बिना प्रूफ किसी को यकीन नहीं होगा। वो कैमरा ले आती है और विल हेनलॉन से डार्क रूम में फिल्म डेवलप करने को हेल्प मांगती है। रिच भी ज्वाइन करता है और ग्रुप एक छोटा सा टीम बन जाता है। रिच सजेस्ट करता है कि इविल को बाहर निकालने का एक तरीका हो सकता है। रात को लोकल नेटिव काउंसिल मीट करती है। रोज, जो अब बूढ़ी हो चुकी है, अपने नेफ्यू तनियल को मिलिट्री से दूर रहने को कहती है। बाद में शॉ उसकी शॉप में आता है। दोनों 50 साल बाद मिल रहे होते हैं। शॉ झूठ बोलता है कि डिक पानी की पाइप्स के लिए है। रोज काउंसिल में बात करने को तैयार हो जाती है। हैलोरान उस रात लेरॉय के घर डिनर पर आता है। लेरॉय को क्रीपी लगता है कि हैलोरान को विल के बारे में पता था बिना बताए। हैलोरान कन्फेस करता है कि वो देखता है बिना देखते हुए। लेरॉय भी एडमिट करता है कि अटैक के दिन उसने कुछ अनजाना महसूस किया था। रात को विल, लिली, रॉनी और रिच सेमेट्री में कैंडल्स के साथ रिचुअल ट्राई करते हैं। पहले कुछ नहीं होता। रॉनी हर्ट फील करती है कि विल ने उसे डाउट किया था और वह लिली के साथ निकल जाती है। विल और रिच उनके पीछे जाने लगते हैं। तब सेमेट्री बदलने लगता है, जैसे एग्जिट डोर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा हो। उनके 3 डेड फ्रेंड्स उनके ऊपर फ्लोटिंग दिखाई देते हैं, सड़े हुए फेसेस के साथ। बॉयज भागकर निकलते हैं। ग्राउंड उनके नीचे गिरता हुआ। लिली परस्यूट के फोटोज क्लिक कर लेती है। विल एकदम अलग हो जाता है और मौसोलियम की तरफ खींच लिया जाता है। अंदर एक पेल हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। वो चिल्लाता है और शटर दबा देता है। गेट पर रॉनी, लिली और रिच एक दूसरे को पकड़े खड़े होते हैं। जब विल अचानक जिंदा वापस आ जाता है, डर रिलीफ में बदल जाता है और ग्रुप हक करता है। वही रात को वो स्कूल के डार्क रूम में घुसकर फिल्म डेवलप करते हैं। फोटो में उनके डेड फ्रेंड्स के ट्विस्टेड घोंसले शेप्स दिखाई देते हैं। विल का लास्ट फोटो डेवलप होता है। मौसोलियम के पीछे एक टॉल ग्लोइंग आइड फिगर खड़ा होता है। शेप क्लियर होती जाती है। बच्चे फोटोज चीफ बावर्स को देते हैं। पुलिस सब रिजेक्ट कर देती है। गोस्ट विजिबल ही नहीं होते और क्लाउन को स्टैचू बोल दिया जाता है। बच्चों को समझ आ जाता है कि कोई एडल्ट उनकी हेल्प नहीं करेगा। विल क्लियरली डिस्टर्ब्ड घर रिटर्न होता है। शार्लेट उसका फियर नोटिस करके उसे स्कूल के अलावा कहीं नहीं जाने देती। लेरॉय विल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फिशिंग पर ले जाता है। जब लेरॉय गाड़ी से गियर लेने जाता है, रिवर में एंटिटी एक बर्न ट्विस्टेड लेरॉय की शेप में आकर विल को पानी में खींच लेती है। लेरॉय टाइम पर उसे बचा लेता है। विल के हाथ पर फ्रेश स्क्रैचेस होते हैं और एक लाल बलून रिवर पर तैरता हुआ दिखाई देता है, कंफर्मिंग कि कोई चीज वहां सच नहीं है। स्कूल में मार्च लिली से अपोलोजाइज करती है, पर उसकी ग्रुप
उस पर प्रेशर डालकर लिली को फिर एम्ब्रेस करने का प्लान बनाती है। गिल्ट में मार्ज लिली को वार्न करने जाती है, पर तभी उसके साथ अजीब चीज होती है। उसकी आंखें अननेचुरल तरह से बल्ज होने लगती है और वह डर कर भागती है। लिली उसके पीछे भागती है, पैनिक में अपनी मॉम की एंजाइटी पिल गिरा देती है। मार्ज शॉक क्लासरूम में घुस जाती है। माहौल इंटेंस हो जाता है। पेन में वो अपनी आंखों पर अटैक करती है और एंड में खुद को बुरी तरह घायल कर लेती है। स्टूडेंट्स पहुंचते हैं तो सिर्फ लिली को मार्ज के पास बैठे देखते हैं, जैसे उसने ही सब कुछ किया हो। आर्मी साइड में शॉ लेरॉय को लेकर आता है, जहां हेलोरान एक गाइडेड साइकिक विजन में जा रहा होता है। रोज की नेफ्यू तनियल की मेमोरीज में हेलोरान देख पाता है कि डेरी का मॉन्स्टर कहीं प्राचीन एरा में अर्थ पर गिरने वाले एक फॉलन स्टार से जुड़ा है। ट्राइब्स के एल्डर्स सेटलर्स को वुड्स अवॉइड करने को कहते थे। स्टार के मेटल से एक सेक्रेट डैगर बनाया गया था, जिससे क्रिएचर से लड़ाई की जाती थी। जब मॉन्स्टर सेटलर्स को खाकर और पावरफुल होता गया, एक यंग गर्ल ने स्टार के शार्ड्स तोड़कर 13 टुकड़े बनाए और उन्हें एक सर्कल में गाड़ दिया। वेपन की तरह नहीं, बल्कि एक केज बनाने के लिए। विजन एंड होने से पहले तनियल हेलोरान को लास्ट क्लू देता है। शार्ड्स ढूंढने हैं तो पुराने वेल के नीचे वाले टनल्स फॉलो करो। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जब टैनियल को तुरंत इन्फर्मरी ले जाया जाता है, हेलोरन के उस साइकिक ड्राइव के बाद जिसमें वो उसकी मेमोरीज तक पहुंच गया था। लेरॉय गुस्से में जवाब मांगता है और तब जनरल शॉ सारी सच्चाई खोलता है। टैनियल एक पुरानी गुप्त परंपरा का हिस्सा है, जिसका काम है हिडन पिलर्स को सुरक्षित रखना। मिलिट्री को पता चला है कि नीबोल्ड हाउस के नीचे एक टनल सीधा उन पिलर्स की तरफ जाती है। शॉ इसे कोल्ड वॉर को बिना अमेरिकन सोल्जर्स की जान रिस्क लिए खत्म करने का मौका समझता है, लेकिन लेरॉय परेशान है क्योंकि उसकी फैमिली को बेकार में खतरे में डाल दिया गया। हॉस्पिटल में लिली मार्ज से मिलती है, जो बच तो गई है पर बहुत हालत खराब है। मार्ज लिली को बचाने के लिए झूठ बोल देती है कि उसकी चोट सिर्फ ब्रोकन ग्लासेस की वजह से हुई है। दोनों की बातचीत से उनका रिश्ता फिर नॉर्मल होता है, पर लिली का डर और गहरा हो जाता है। बाद में स्टैंड पाइप पर लिली एक शॉकिंग सीन देखती है। मैटी, जो सबको लगा था मर चुका है, अंदर एक टेंट में जिंदा मिलता है, बहुत कमजोर और डरा हुआ। उसका कहना है कि पेनीवाइज उसे जिंदा रखता था, सिर्फ उसके डर पर पलने के लिए। मैटी बताता है कि फिल भी जिंदा है, पर बोल या हिल भी नहीं सकता। मैटी का कहना है कि वो एंटिटी दिन में सोती है, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए भाग पाया। दूसरी तरफ हैंक को सबके सामने शशैंक बस की तरफ ले जाया जा रहा होता है, जब अचानक कोई उस पर हमला करने की कोशिश करता है। शार्लेट सब देखती है और एक अजीब पल जब एक ऑफिसर मुस्कुराते हुए सीधा उसकी तरफ घूरता है। लेरॉय घर पहुंचता है और शार्लेट को सीधे सीधे समझाता है कुछ बुरा होने वाला है और ये सब उनके बेटे से जुड़ा हुआ है। शॉ रोज से मिलकर बताता है कि डेयरी में उसकी इरेज की गई यादें एक गवर्नमेंट ड्रग के बाद वापस आने लगी थी। अब वो मानता है कि पेनीवाइज जैसी एंटिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन रोज उसे वार्न करती है कि अगर वो उसे हथियार बनाना चाहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो टैनियल को उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक सेरेमोनियल डैगर दे देती है। इसी बीच लेरॉय अपनी फैमिली को मिलिट्री बेस में शिफ्ट कर देता है। बाद में शार्लेट को पता चलता है कि शशैंक बस क्रैश हो गई है और हैंक भाग निकला है। इंग्रिड उसे चुपके से मिलती है, ये रिवील करते हुए कि वो वही औरत थी जो थिएटर अटैक वाली रात उसके साथ थी, और हैंक को शार्लेट के पास ले आती है। उधर लिली मार्ज और अपने फ्रेंड्स को स्टैंड पाइप पर इकट्ठा करती है। फिल को बचाने के लिए वो खुद नीचे जाने का फैसला करती है। मैटी वापस सीवर में जाने को मना करता है, पर लिली उसे फोर्सफुली गाइड बनाती है। सबको वो अपनी माँ की एंग्जाइटी पिल्स भी दे देती है ताकि पैनिक कंट्रोल में रहे। इसी वक्त मिलिट्री नीबोल्ट हाउस पर अटैक लॉन्च करती है। हेलोरन, टैनियल और लेरॉय सोल्जर्स के साथ टनल्स में उतरते हैं, पर इल्यूजन्स उनको अलग अलग कर देती है, हर एक को उनके गहरे पर्सनल फियर्स दिखाते हुए। होलरिन खुद को अपने बचपन के नाइटमेयर में फंसा पाता है, जहां उसके ग्रैंड पेरेंट्स और एक येलो ग्लो करता स्पेक्ट्रल बॉक्स सामने होता है। दूसरी तरफ सोल्जर्स को अजीब फॉर्म्स मारते जा रहे होते हैं, जैसे अंकल सैम का स्केलेटल वर्जन। टेनियल का ग्लोइंग डैगर पानी में खो जाता है और लेरॉय एक फेक शार्लेट से टकराता है, जिसे वो गोली मारकर मिटा देता है। जैसे वो मुस्कुराते हुए हवा में गायब हो जाती है। स्टैंड पाइप के पास पिल्स का इफेक्ट बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। हर तरफ आवाजें गूंजती हैं और पानी में लाशें तैरती दिख रही होती हैं। तब मेटी का असली डेड बॉडी ऊपर आता है और पता चलता है कि उनके साथ चल रहा लड़का पेनीवाइज का डिस्गाइज था। क्लाउन अपनी असली शक्ल में आकर उन पर झपटता है। लिली गिर जाती है और पीछे रह जाती है।
लेरॉय और पॉली बच्चों की चीख सुनकर भागते हैं। जब लेरॉय विल को पकड़ता है, उसे इल्यूजन समझकर गोली चला देता है। पॉली विल के आगे आकर उस गोली को अपने ऊपर ले लेता है और अपनी आखिरी सांस में लेरॉय से कहता है, इसका हिसाब सही से चुकाना। लिली एक डेड एंड में फंस जाती है। पेनी वाइज उसे घेर लेता है, कभी क्लाउन बनकर, कभी उसके म्यूटिलेटेड फादर का रूप लेकर। अटैक करने ही वाला होता है कि कुछ उसे रोक देता है। वो गिरा डैगर उसके पास चमक रहा होता है। एंटिटी उस ग्लोइंग बाउंड्री को पार नहीं कर सकता। पेनी वाइज पीछे हट जाता है और लिली डैगर उठा लेती है। बेस पर लेरॉय अपनी रिपोर्ट देता है। शॉक गुस्सा है और बोलता है कि डेरी के इंडिजीनियस लोगों को इन टनल्स में जो कुछ हुआ उसका जवाब देना होगा। पर लेरॉय को अब सिर्फ अपनी फैमिली की सेफ्टी की परवाह है। हैलोरन, जो डीब्रीफ में मिसिंग था, बिल्कुल थका हुआ आखिर में जंगल से निकल कर आता है। उसके सामने एक फिगर खड़ा होता है। जब वो मुड़कर देखता है तो वो पॉली होता है। उसकी आंखें पूरी सफेद और हैलोरन का फियर बॉक्स जमीन पर खुला पड़ा होता है, जिसके अंदर की चीज अब बाहर आने के लिए तैयार है। एपिसोड 6 ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम से स्टार्ट होता है। सीन 1935 के जुनिपर हिल में शिफ्ट होता है, जहां एक छोटी पेशेंट मेबल को रात के बीच एक नर्स जगाकर नीचे बॉयलर रूम ले जा रही होती है। नर्स कहती है कि मेबल ने बोला था, क्लाउन ने उसे यही मिलने को कहा। एक रेड बलून डोरवे के पास से गुजर जाता है। मेबल डर के कोने में छुप जाती है। अंधेरे से पेनीवाइज सामने आ जाता है। अब सीन 1962 में आता है। विल को उसके डैड लेरॉय टनल वाली इंसिडेंट की वजह से जोर जोर से डांट रहे हैं। चार्लोट बीच में पढ़ने की कोशिश करती है, पर लेरॉय का गुस्सा थमा नहीं। वो विल को रूम से बाहर जाने तक मना कर देता है। विल आर्ग्यू करता है कि उसके दोस्त को उसकी जरूरत है और वो कभी उन्हें नहीं मरने देता, जैसे उसके डैड ने किया। लेरॉय उसे थप्पड़ मार देता है। दोनों शॉक हो जाते हैं। विल रोता हुआ कह देता है कि वो चीज तुम्हें भी छू चुकी है और डोर से भागकर साइकिल उठा के बेस से दूर निकल जाता है। इस बीच डाउन में हैंक के वांटेड पोस्टर्स लग रहे होते हैं और आर्म्ड मॉब्स इकट्ठा हो रहे होते हैं। स्टैंड पाइपर रॉनी पोस्टर को देख रही होती है जब लिली उसे वही डैगर दिखाती है जिससे उसकी जान बची थी। लिली फिर से सीवर्स में जाकर उस क्रिएचर को मारना चाहती है, लेकिन रॉनी गुस्से में फट पड़ती है। वो लिली को पागल बोल देती है और सब गलती उस पर डाल देती है। दोनों बहस करते हुए अलग हो जाते हैं। ब्लैक स्पॉट के नए लोकेशन पर डिक हॉलोरान शराब ढूंढते हुए अंदर गिरता पड़ता आता है। जब वो बोलता है कि उसे बस थोड़ी देर सोने का मौका चाहिए, तब वहां के सोल्जर्स उसे रोक कर बताते हैं कि वो हैंक को अपनी स्टोरेज रूम में छुपा रहे हैं। डिक घबरा जाता है, पर हैंक रुकने की भीख मांगता है। रॉनी चार्लोट के साथ वहां पहुंचती है और तुरंत अपने डैड की तरफ दौड़ती है, लेकिन डिक उसे दूर रखता है। रात को स्टैंड पाइप में मार्ज अपनी इंजर्ड आई का बैंडेज बदलने की कोशिश कर रही होती है। रिच अंदर आता है और उसकी हेल्प करता है। वो मार्ज को देखकर घिन नहीं करता, बल्कि कहता है, तुम और भी स्ट्रांग लग रही हो। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। फिर बात होती है डैगर के बारे में। शायद यही एक चीज है जो क्लाउन को रोक सकती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि इस वेपन को मिलकर यूज करेंगे। बाद में हॉलोरान अपने डार्क क्वार्टर में शराब पी रहा होता है जब लेरॉय उसे चेक करने आता है। जनरल शॉ ने नई ऑर्डर्स दिए होते हैं। पिलर्स चाहिए, चाहे कितनी ही मौत हो चुकी हो। हॉलोरान को एक डेड सोल्जर कमरे में खड़ा नजर आता है। लेरॉय उसे बताने के लिए फोर्स करता है। हॉलोरान बताता है कि वो बचपन से डेड लोग देख सकता है और एक टेक्निक यूज करता है, अपने दिमाग में एक बॉक्स जो उसकी दादी ने सिखाया था। कहते हैं जब तक वो उन लोगों को इग्नोर करता है, वे उससे दूर रहते हैं, पर वो मरे हुए लोग उन जगहों के राज जानते हैं जहां पिलर्स छिपे हैं। लेरॉय चाहता है हॉलोरान अपनी एबिलिटी यूज करे, पर हॉलोरान डर रहा है कि उसका बॉक्स दोबारा बंद नहीं हो पाएगा। घर लौटकर चार्लोट लेरॉय को कंफ्रंट करती है कि उसने विल के साथ क्या किया। लेरॉय सॉरी बोलता है, पॉली की डेथ ने उसे तोड़ दिया है, पर चार्लोट थक चुकी है ड्यूटी वाली बात से। वो बता देती है कि हैंक ब्लैक स्पॉट में छुपा हुआ है और कल वो हैंक को वहां से निकालकर विल को लेकर वापस स्ट्रीफोर्ड जाने वाली है। स्कूल में लिली डैगर पकड़े पकड़े पेनीवाइज के दिमाग में घुस जाती है। डेस्क खोलती है तो उसे अपने म्यूटिलेटेड फादर का हेलुसिनेशन दिखता है। वो चीख पड़ती है और टीचर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लिली भाग जाती है। लंच के टाइम रिच और मार्ज एक साथ बैठे होते हैं। पाइप्स में आवाजें सुनने का जिक्र होता है। रिच अपनी दादी का क्यूबिन आई पैच मार्ज को दे देता है। वह हंसती है और डेट का मजाक करती है।
पॉपुलर गर्ल्स आती है और रिच को इंसल्ट करते हैं। मार्ज उन्हें डांट देती है और अपने स्कार्ड आई से उन्हें डरा देती है। रिच सिर्फ उसे हैरानी से देख पाता है। बाद में रिच, मार्ज और विल ब्लैक स्पॉट जाते हैं रॉनी को मनाने, जबकि लिली अकेले ही इंग्रिड के घर पहुंच जाती है। दरवाजा नहीं खुलता तो वो अंदर घुसकर एटिक में फोटोज देखने लगती है। एक फोटो 1908 की, बोल्ड मैन, क्लियरली बॉब ग्रे, एक छोटी लड़की के साथ खड़ा। इंग्रिड पीछे से आकर पूछती है, क्या बात है? लिली उसके गले लगकर टनल्स का जिक्र करती है। तभी लिली एक और पेनीवाइज वाली फोटो देख लेती है और घबरा जाती है। इंग्रिड मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा हुआ तुमने उसे देख लिया, तुम उसे वापस ले आई हो। इंग्रिड बताती है कि फोटो में क्लाउन वो खुद थी। उसका फादर एक कार्निवल क्लाउन था। पेनीवाइज जब उसे छीन लिया गया, इंग्रिड डेरी में ही रुक गई। कहानी फ्लैशबैक होती है 1908। इंग्रिड मेबल के साथ थी। डॉक्टर के क्लाउन के बारे में बात सुनकर उसने उसे वापस लाने की कोशिश की। बॉयलर रूम में पेनीवाइज के सामने वो नहीं भागी, सीधे खड़ी रही। मेबल नहीं बची। इंग्रिड को एक पल लगा कि उसके फादर ने विंडो से उसे बुलाया, पर वो बदल चुका था। 1962 में इंग्रिड लिली से कहती है कि उसने जो करना जरूरी था वो किया ताकि उसका फादर वापस नॉर्मल हो जाए। वो पूछती है, क्या तुम अपने फादर को लाने के लिए कुछ भी नहीं करोगी? डेरी में कुछ सच में मरता नहीं। लिली उसे काटकर भाग जाती है। ब्लैक स्पॉट में रॉनी अभी भी सीवर वापस नहीं जाना चाहती। विल उसे मनाता है। हैंक प्राउड होता है कि विल इतना केयर करता है, पर वो रॉनी को रिस्क में नहीं डालने देता। लोकल बार में लिंच मॉग हैंक की लोकेशन पर बात करता है। चीफ बावर्स उन्हें एक हिंट दे देता है। थोड़ी देर बाद मॉब निकल पड़ता है। हॉलोरान ट्रांस में घूम रहा होता है और मार्ज रिच को ड्रम्स बजाते हुए देखकर खुद को खो देती है। सब डांस कर रहे होते हैं। एक पल के लिए सब कुछ ब्राइट लगता है, पर खतरा करीब आ चुका होता है। एपिसोड एंड होता है जब ऑल व्हाइट मॉब मास्क और वेपन्स के साथ ब्लैक स्पॉट के बाहर पहुंच जाता है। एपिसोड 7 स्टार्ट होता है 1908 के टाउन कार्निवल में, जहां हम पेनीवाइज के ह्यूमन वर्जन बॉब ग्रे को देखते हैं। वो अपनी छोटी बेटी इंग्रिड के साथ स्टेज शो फिनिश करता है जब एक अजीब लड़का दूर से उन्हें ऑब्जर्व करता है। बैक स्टेज बॉब अपना मेकअप हटा लेता है। एक मिडिल एज थका हुआ आदमी सामने आता है। इंग्रिड अब क्लाउन ऑस्ट्यूम में होती है और अपने डैड को खुशी से देखती है। बॉब ही उसको वही एनर्जी वापस देता है। रात को आधा पेंटेड बॉब ग्रे बाहर सिगरेट और ड्रिंक के साथ खड़ा होता है। अंधेरे में मूवमेंट होती है और वही लड़का शैडोज में आता है। लड़का बोलता है कि बच्चे पेनीवाइज के पास अट्रैक्ट होते हैं, पर वो अपने पेरेंट्स नहीं ढूंढ पा रहा। तभी जंगल में एक स्क्रीम सुनाई देती है। लड़का शांत रहकर बोलता है कि वो उसकी माँ है। बॉब उसका हाथ पकड़कर अंधेरे में चला जाता है। बाद में इंग्रिड हर जगह अपने डैड को ढूंढती है जब एक कार्निवल वर्कर को बॉब का खून से भीगा हुआ रुमाल मिलता है। स्टोरी जंप करती है 1962 में ब्लैक स्पॉट पर। मास्क मॉब हैंक ग्रोगन को हंट कर रहा है। चीफ बावर्स लीड करता है और हैंक सामने आता है। उसकी बेटी रॉनी चीख उठती है। स्टैंड ऑफ जल्दी फ्लिप होता है क्योंकि ब्लैक सोल्जर्स और उनके फ्रेंड्स भी आर्म्ड है। मॉब बाहर हटकर दरवाजे लॉक कर देते हैं। मोलोटोव कॉकटेल्स विंडो से फेंक देते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। ब्लैक स्पॉट में कंप्लीट केओस होता है। लोग फायर और बुलेट से भागते हैं। हेलोरान फ्लेम्स में पुश करके एक सोल्जर का हाफ टोन फेस देखकर नीचे का एस्केप बनाता है, पर एक इंडिजीनस वुमन का बेयर हेड विजन उसे फ्रीज कर देता है। बाहर पेनीवाइज जलते डेबरी में से वॉक करता है और एक ब्लैक वुमेन को हेल्प ऑफर करता है, पर उसका चेहरा चबा जाता है। रॉनी सब कुछ देख लेती है और हेलोरान के पास भागती है जब पेनीवाइज डेड बॉडीज के बीच उन्हें मॉक करता है। इंडिजीनस वुमन हेलोरान के पास खड़ी होती है और वह उनसे बच्चों के लोकेशन के लिए हेल्प मांगता है। हेलोरान हैंक, रॉनी और विल को क्रॉल स्पेस से निकलने में गाइड करता है, लेकिन कोलैप्सिंग वॉल रिच और मार्ज को ट्रैप कर देती है। अकेला रिच फ्रिज में छुपने का प्लान करता है, पर वो सिर्फ एक के लिए फिट होता है। वो मार्ज को अंदर धकेल देता है और ऊपर बैठकर उनका लव कन्फेस करते हैं। सीन कट होता है। मॉब कार्स में भाग जाता है। स्टैन करश की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। जब वो बोनट खोलता है, एक क्लाउन अप्रोच करता है। इंग्रिड पूरे मेकअप में और पीछे किलर क्लाउन क्लीवर लेकर खड़ा है। पेनीवाइज स्टैन को सर को काट देता है और सिर को इंग्रिड को घूरते हुए खाता है। इंग्रिड अभी भी सोचती है कि मॉन्स्टर उसका डैड है और कहती है, डैडी बोलो ना।
मैं अच्छी हूं। किलर क्लाउन उसे बाय करने को बोलता है और ओबीडियंस पर ताली बजाता है। फिर कहता है कि वो अब सोने जा रहा है पर वापस आएगा। इंग्रिड उसका हाथ पकड़कर रुकने को कहती है। पेनीवाइज ब्लड लिप्स के साथ पलटकर कहता है कि उसने बॉब ग्रे को खा लिया है, पर डैड अब भी उसके अंदर जिंदा है। उसका मुंह खुल जाता है, डेड लाइट्स चमकने लगती है और इंग्रिड हवा में उड़ जाती है। अगली सुबह डेयरी में रेडियो रिपोर्ट आता है कि ब्लैक स्पॉट इलेक्ट्रिकल इशू की वजह से बर्न हुआ और हैंक ग्रोगन डेड डिक्लेयर किया गया। ऑल्डो हम जानते हैं डेथ झूठ है। ट्राइब में रोज अनाउंस करती है कि साइकिल कंप्लीट हो गई है, क्रिएचर अब सो चुका है और फोकस 27 इयर्स तक कंटेनमेंट और सेव्ड लाइफ्स पर है। चार्लोट घर में एक स्मगलर को कॉल करती है जो हैंक को डेयरी से बाहर निकाल सके, पर कॉल अनआंसर रहता है, इसलिए वो खुद जाने का प्लान करती है। मीनवाइल विल लिली को रिच की डेथ के बारे में बताना चाहता है, पर उसकी मां मना कर देती है। रॉनी और मार्ज लिली को रिच की डेथ बताती है और स्टैंड पाइप क्लीनिंग के लिए जाती है। मार्ज एक छोटा प्लेन उठाकर रो पड़ती है। डिक साइड पर जनरल शॉ हेलोरान से मिलता है जो इंडिजीनस वुमेन का विजन देख रहा है। टीम एक जॉइंट डबल टर्टल शेल निकालती है जिसमें स्टार का फ्रेगमेंट होता है। पिलर बेस भेजने का प्लान है। एंटिटी अब सो रही है। मिलिट्री चाहते हैं पिलर का यूज बाकी पिलर्स लोकेट करने में हो। डैनियल दूर से शॉक में देखकर आर्ट रोज के घर भागता है जहां चार्लोट और हैंक को कनाडा भेजने में हेल्प करते हैं। एयरफोर्स बेस में पिलर बर्न किया जाता है। लिरॉय गन लेकर रोकता है, पर जनरल शॉ वेपन्स ड्रॉप करने का ऑर्डर देता है। शॉ क्लियरली बोलता है ये रशिया के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि फियर क्रिएट करके सिविल वॉर प्रिवेंट करना है। पिलर बर्न होता है और स्टार व्हाइट आउट फ्लेम्स में मेल्ट हो जाता है। सीवर्स में पेनीवाइज सोकर फिर आंखें खोलता है। घर में विल फोन उठाता है। रॉनी कॉल में रिच की डेथ को नहीं मानता। उसकी वॉइस पेनीवाइज में ब्लेंड हो जाती है। विल कहता है कि अब वो नहीं डरेगा और डेड लाइट्स का सामना करता है। एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जब डेरी शहर में घना कोहरा धीरे धीरे फैलने लगता है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। स्कूल्स में अनाउंसमेंट होती है कि आज की क्लासेस कैंसिल है, या कम से कम स्टूडेंट्स को ऐसा ही बताया जाता है। पैटी, केक और बाकी बच्चों को एक लास्ट नाइट मीटिंग के लिए स्कूल जिम में बुलाया जाता है, लेकिन जब वो जिम पहुंचते हैं वहां कोई टीचर मौजूद नहीं होता। अचानक सामने आता है पेनीवाइज। वो ऑलरेडी प्रिंसिपल को मार चुका होता है। बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ भागने की कोशिश करते हैं और पेनीवाइज अपना आइकॉनिक डांस शुरू कर देता है। फिर वो सब पर अपनी डेड लाइट्स का यूज करता है। सीन कट होता है क्लब हाउस पर जहां रॉनी, लिली और मार्श सफाई कर रहे होते हैं। तब उन्हें महसूस होता है जैसे डेयरी पर कुछ बहुत गलत छा रहा हो। मार्श की नजर एक वॉल पर पड़ती है जहां मिसिंग किड्स के पोस्टर्स लगे होते हैं और ये सारे वही बच्चे होते हैं जो स्कूल में थे। तीनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें जाकर देखना होगा। जल्दी ही कंफर्म हो जाता है कि बच्चे सच में गायब हैं और विल भी उनमें से एक है। रॉनी कहती है कि उन्हें ब्लड ट्रेल फॉलो करना होगा और अपनी सेफ्टी के लिए वो डैगर साथ रखते हैं। साइकिल से निकलते वक्त उन्हें एक मिल्क ट्रक मिलता है। वो डिसाइड करते हैं कि इसी ट्रक का यूज करेंगे। मार्ज ड्राइव करने का डिसीजन लेती है क्योंकि उसने एक बार अपने अंकल को ट्रक चलाते हुए देखा था। इधर लेरॉय विल को कॉल करता है लेकिन फोन पिक नहीं होता। जैसे ही वो निकलने लगता है उसे पेनीवाइज का कॉल आता है। पेनीवाइज पूछता है जो आदमी किसी चीज से नहीं डरता उसे सबसे ज्यादा क्या डराता है। फिर वो विल की आवाज यूज करके लेरॉय को मेंटली तोड़ने लगता है। लेरॉय गुस्से में चिल्लाता है कि उसके बेटे को कुछ मत करना, लेकिन पेनीवाइज सिर्फ हंसी के साथ कॉल काट देता है। लारॉय हॉलोरान के पास जाता है और उसे खुद को गोली मारने की कोशिश करते हुए पकड़ लेता है। हॉलोरान टूट चुका होता है क्योंकि उसकी शाइन उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर कर रही होती है। वो गन लेरॉय पर तान देता है और कहता है कि सब कुछ उसकी वजह से बिगड़ा है। लेरॉय उसे शांत करता है और बताता है कि पेनीवाइज ने विल को पकड़ लिया है, उसे हॉलोरान की मदद चाहिए। इसी बीच जनरल शॉ को खबर मिलती है कि लेरॉय कंट्रोल से बाहर हो चुका है और हॉलोरान को अपने साथ ले गया है। लेरॉय शार्लोट को विल के बारे में बताता है। शार्लोट पूरी तरह टूट जाती है। लेरॉय सच छुपा लेता है लेकिन कहता है कि हॉलोरान मदद करेगा। रोज बताती है कि शायद एक ही तरीका बचा है, केज को रिस्टोर करना, डैगर ढूंढना और पेनीवाइज की मैडनेस के अंदर उसे घुसा देना। हॉलोरान कहता है कि वो खुद ठीक से सोच नहीं पा रहा। रोज उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसके दिमाग में चल रही आवाजों में मदद करेगी। मिल्क ट्रक में रॉनी मार्ज को और तेज चलाने को कहती है। तभी एक पॉट होल की वजह से ट्रक क्रैश हो जाता है और डैगर बाहर गिर जाता है। लिली गुस्से से कहती है कि कोई डैगर को हाथ ना लगाए, वो खुद उठाएगी। उसका बिहेवियर देखकर रॉनी और मार्ज को कुछ ठीक नहीं लगता। हॉलोरान डैगर की लोकेशन ट्रैक कर लेता है और सब लोग मिलकर लड़कियों को ढूंढने निकलते हैं। जंगल में चलते वक्त रॉनी और मार्ज समझ जाते हैं
कि डैगर लिली पर असर डाल रहा है। लिली भागने लगती है, लेकिन रॉनी उसे पकड़ लेती है। जैसे ही डैगर उसके हाथ से निकलता है, लिली शांत हो जाती है। आगे उन्हें बर्फ के ऊपर हवा में लटकते हुए बच्चों का झुंड दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर उन्हें विल नजर आता है। वो उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। पेनीवाइज सामने आ जाता है, लेकिन रॉनी डैगर के साथ उसे दूर रखती है, जबकि पेनीवाइज उनके चक्कर काट रहा होता है। तभी मार्ज को एंकल से पकड़कर घसीट लिया जाता है। पेनीवाइज उससे कहता है कि वो हमेशा से जानना चाहता था कि उसका टेस्ट कैसा होगा। वो मार्ज के फ्यूचर सन रिची का भी जिक्र करता है और बताता है कि कैसे वही बच्चे आगे चलकर उसका अंत बनेंगे। जैसे ही पेनीवाइज मारने वाला होता है, वो अचानक रुक जाता है और फ्लोटिंग बच्चे उसके इर्द गिर्द गिरने लगते हैं। इसी वक्त लेरॉय, हैंक और शार्लोट वहां पहुंच जाते हैं और विल अपने पेरेंट्स से मिलता है। लेरॉय डैनियल के साथ जाने का फैसला करता है, लेकिन आइस के दूसरी साइड से शॉ और उसके सोल्जर्स डैनियल को गोली मार देते हैं। शॉ ऑर्डर देता है कि लेरॉय को पकड़ो और होलोरान को भागने मत दो। लेरॉय विल को डैगर देता है और कहता है कि पेनीवाइज का एंड करो। बच्चे भाग निकलते हैं जब लेरॉय को सोल्जर्स घेर लेते हैं। रिवील होता है कि पेनीवाइज फिलहाल बॉब ग्रे यानी असली पेनीवाइज के मेमोरीज में फंसा हुआ है और ये सब होलोरान के उसके दिमाग में होने की वजह से हुआ है। शॉ फ्रोजन पेनीवाइज के पास जाता है और कहता है कि वो सब ठीक करेगा। पेनीवाइज अचानक होश में आता है, खुद को फ्री करता है और शॉ की सेंट पहचान कर उसे मार देता है। पेनीवाइज बर्फ पर उछलते हुए बच्चों की तरफ बढ़ता है। शार्लोट और बाकी लोग सोल्जर्स को डिसआर्म कर देते हैं। विल सबको कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, बस आगे बढ़ते रहो। लेरॉय पेनीवाइज के हेड पर गोली मारता है, लेकिन तुरंत नया हेड उभर आता है और वो डेड लाइट से उसे स्टन कर देता है। शार्लोट लेरॉय को संभालती है जब पेनीवाइज बच्चों की तरफ रेंगता है। डैगर के लिए स्ट्रगल चल ही रही होती है कि होलोरान उस औरत को देखता है जिसके साथ रिच होता है। रिच बर्फ पर दौड़कर अपने दोस्तों के पास आता है, पेनीवाइज को मिडल फिंगर दिखाता है और डैगर के साथ मदद करता है। पेनीवाइज के हारते ही लेरॉय होश में आ जाता है। बच्चे कहते हैं कि उन्हें लग रहा था जैसे रिच उनके साथ ही था। रोज डैनियल को खोने का दुख मनाती है। फिर रिच का फ्यूनरल दिखाया जाता है। मार्ज स्पीच देती है और रॉनी और बाकी सब आंखों में आंसू लिए सुनते हैं। दूर से होलोरान देखता है और रिच को अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स को चुप चुप कर कंफर्ट करते हुए देखता है। फ्यूनरल के बाद होलोरान रिच के पेरेंट्स के पास बैठकर कहता है कि जो हाथ तुम महसूस कर रहे हो वो रिच के हाथ है, वो यही है और हमेशा रहेगा। एंड में लिली अपने डैड की ग्रेव पर जाती है, उनसे माफी मांगती है और बेटर बनने का प्रॉमिस करती है। क्लब हाउस में मार्ज लिली को बताती है कि उसका बेटा रिच फ्यूचर में पेनीवाइज को मारेगा। वो पेनीवाइज के टाइम ट्रैवल कर पाने के आइडिया पर सोचते हैं। लास्ट सीन में होलोरान लेरॉय के घर गुड बाय बोलता है। उसे एक होटल में नया जॉब मिला है। लेरॉय को ऑनरेबली डिस्चार्ज मिल चुका है, लेकिन जो कुछ उसने देखा उसने मिलिट्री से उसका भरोसा तोड़ दिया है। रोज इन सबको बोलती है कि वो पेनीवाइज के केज को बंद रखने में मदद करे और डेरी में ही रुक जाए। लेरॉय ऑफर को मना कर देता है, लेकिन रोज का शुक्रिया अदा करता है। इसी बीच शार्लोट थोड़ी सोच में पड़ जाती है, जैसे वो ऑफर कंसीडर कर रही हो। एक बेंच पर रॉनी और विल हंस रहे होते हैं। तब रॉनी अचानक विल को अपनी तरफ खींचकर एक छोटा सा किस दे देती है। विल उसे कहता है कि जब वो अपनी फैमिली के साथ डेरी छोड़कर जाएगा तो ये पल वो हमेशा याद रखेगा। इसी वक्त शार्लोट अपना डिफ्यूजन बदल लेती है और आखिरकार सब लोग डेरी में ही रुकने और रोज का ऑफर एक्सेप्ट करने का फैसला करते हैं। उसके बाद हैंक और रॉनी को गाड़ी में बैठकर डेरी छोड़ते हुए दिखाया जाता है और एंड में हमें डेरी साइन का एक फाइनल शॉट मिलता है। फिर सीन कट होता है जूनिपर हिल, जहां इंग्रिड एक पेशेंट के रूप में दिखाई देती है। अचानक हम 26 साल आगे जंप करते हैं, जहां वो एक बुजुर्ग औरत बन चुकी होती है। ये IT मूवी वाली सेम वुमन है। पेनीवाइज के दोबारा जागने का वक्त करीब आ रहा होता है। इंग्रिड को पास के एक रूम से एक स्क्रीन सुनाई देती है। वो वहां जाती है और रिवील होता है कि एक औरत ने खुद को फांसी लगा ली है और वो कोई और नहीं, बेवली की मॉम होती है। यहाँ हमें IT मूवी बेवरली मार्श की भी देखने को मिलती है और यहाँ सीरीज कंप्लीट होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आप कौन सी सीरीज और मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।